हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह है एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंटल। मैं इस एशिया कॉन्टिनेंटल में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रही हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और एशिया महाद्वीप से कोई क्वेश्चन आता है, तो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जो आपको सेशन देखने की मिल रहा है, इसके मैं लगभग 2 पार्ट बनाऊंगा, 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा। 2 पार्ट तो निश्चित हैं। यह दोनों पार्टों को आप ठीक तरीके से देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है मित्र, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस चैनल पर एम एजुकेशन सफर चैनल, जो आपका एक परिवार है, इस पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषयों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता हूं। और ये कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और इसके लिए बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी निःशुल्क कक्षा में मैं सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप के बारे में मैं आज आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। और मेरा अनुरोध आपसे ये रहेगा कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं, क्योंकि इस नोट के बाद बना लेंगे आप, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्र, आइए हम एशिया कॉन्टिनेंटल के बारे में अध्ययन करते हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मैंने उसका एक छोटा सा फिगर बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आइए देखिए। सबसे पहले मैं एशिया महाद्वीप के बारे में बताता हूँ। एशिया महाद्वीप जो है वह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग लगभग 30% एरिया को घेरे हुए है। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना कि आप ये बताइए कि यह एशिया महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी का कितना परसेंट एरिया घेरे हुए है, कितने एरिया पर यह विस्तृत है, इसका विस्तार है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि 30%, लगभग 30% एरिया को लगभग घेरे हुए है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये कॉन्टिनेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। हां, मैं आज आपको एक बात और सूचित करना चाहता हूं कि आज यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2023 में, ये महीना अप्रैल का चल रहा है, उसने घोषणा की है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीन है वह दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन उसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है। कौन सा पहला स्थान हासिल कर लिया है? इसमें सबसे पहले भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद आपका यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 3 कंट्री हैं जिसमें सबसे पहले भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए। इस तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से 3 ये विश्व के सबसे बड़े देश हैं। और कॉन्टिनेंटल की बात की जाए तो आप बता सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। तो मित्र, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे तो उस मेरे साथ आप नोट करते जाएं। अगर एशिया महाद्वीप के बारे में बताते हैं कि यह जनसंख्या की दृष्टि, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है।
इसके साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लिया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो लगभग ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में यह संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 30% एरिया को घेरे हुए है। कितना मित्र? 30% एरिया को घेरे हुए है। अगर इसकी कंडीशन की बात की जाए तो आपने ग्लोब देखा होगा, आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब पर यह अधिकांशतः इसका 19% भाग, 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अगर आप मैप देखेंगे, फिगर में देखेंगे तो फिगर ये देखिए, ये ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब। और ग्लोब पर देखा जाए तो ये उत्तरी अटलांटिक नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। इसके कुछ द्वीपों को छोड़ दिया जाए, 90% इसका एरिया एशिया का वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको फिगर से एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए एक कंडीशन और है कि इससे 3 अक्षांश गुजरते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इससे 3 अक्षांश गुजरते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा, अगर 3 अक्षांशों की बात की जाए तो इससे होकर के आर्कट्रिक वृत्त, उत्तरी आर्कट्रिक वृत्त, आर्कट्रिक वृत्त गुजरता है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। आप जानते हैं, मैंने वीडियो बनाई है ज्योग्राफी की, आप उनमें जाकर देख लीजिए। आर्कट्रिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो इससे होकर के गुजरता है। उसके बाद विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। पहले क्या गुजरती? कर्क रेखा। कर्क रेखा मित्र इसके 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर गुजरती है, जो भारत से भी ऊपर गुजरती है, या इस एरिया से होकर के गुजरती है। और तीसरे नंबर पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर इसका देखेंगे तो विषुवत रेखा, रेखा भी इससे होकर के गुजरती है, जो लगभग इस तरीके से होकर गुजरती है। इस तरीके भारत के यहां से इस तरीके से होकर इंडोनेशिया वगैरह जो कंट्री, जो द्वीप समूह है, उनसे होकर के विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो 3 जो व्रत हैं, 3 व्रत हैं वो एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरते हैं। आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा 22.5 डिग्री है, वो भी एशिया महाद्वीप से गुजरती है। विषुवत रेखा है मित्र, वो भी आपकी एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। इसको आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। अब मैं बताऊंगा इसकी कंडीशन, इसकी लोकेशन कहां है दुनिया में, पृथ्वी पर इसकी लोकेशन कहां है। पहला लोकेशन तो मैंने आपको यह बताया कि यह उत्तर मतलब जो एशिया है, यह उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित है। यह पहली कंडीशन बताई। अब मैं बताता हूं इसकी कंडीशन कैसी कैसी है। अनुरोध है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इसकी तरफ देखा जाए तो इसके दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में आपको यहां मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या मिलेगा? हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप के, जो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंटल के दक्षिण में आपको जो देखने के लिए मिलेगा वह आपको मिलेगा हिंद महासागर। अगर इसके पूर्व की तरफ बात की जाए तो पूर्व में इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर ये प्रशांत महासागर है। क्या है मित्र? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे इधर साइड उत्तरी अमेरिका है, एशिया के पूर्व में ये आपका रूस हुआ, और ये उत्तरी अमेरिका का एक जो स्टेट है जिसे अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का कहते हैं। अलास्का जो यूएसए पर इसका अधिकार है। किसका अधिकार है? यूएसए पर। यूएसए का अलास्का पर अधिकार है। मतलब उत्तरी अमेरिका से हमारा जो एशिया है वह एक जलसंधि है। इस जलसंधि जो मैंने आपको बताई है जो प्रशांत महासागर में, इसे बेरिंग जलसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जलसंधि। क्या कहते हैं? बेरिंग जलसंधि। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया
उत्तरी अमेरिका से किस भौगोलिक कंडीशन द्वारा अलग होता है, किस फिजिकल कंडीशन द्वारा डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो आप बता सकते हैं वेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? वेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है, क्योंकि ये रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है। रूस मोस्टली एक ऐसा कंट्री है, रूस एशिया का ऐसा कंट्री है जो यूरोप में पड़ता है और एशिया में पड़ता है। एशिया में इसका जो भाग है उसे साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। ध्यान रखिए, ये वाला जो भाग है साइबेरिया, जो एशिया का, रूस का है, साइबेरिया और अलास्का के बीच एक जल संधि है, उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। किससे? उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, महासागर है, और इसके इधर साइड देखेंगे यहां पर तो यूरोप है। क्या है? यूरोप। क्या है मित्र? यूरोप। और यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, अफ्रीका महाद्वीप। क्या है मित्र? अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, हमारा जो एशिया है वह अफ्रीका महाद्वीप से किस भौगोलिक कंडीशन द्वारा अलग होता है? जैसे उत्तरी अमेरिका से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग हो रहा था, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप से हमारा एशिया किस भौगोलिक कंडीशन से अलग होता है? तो ये जो दिखाई दे रहा है ये लाल सागर है। क्या मित्र? लाल सागर। क्या है मित्र? लाल सागर है। और ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है यह अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी। क्या है मित्र? अदन की खाड़ी है। क्या है? अदन की खाड़ी है। और इनके जो बीच में एक ये जल संधि है, इस तरीके से इसके बीच में एक जल संधि है जिसे बब अल मंडेब कहते हैं। क्या कहते हैं? बब अल मंडेब। बब अल मंडेब कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, समझिएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो आप बता सकते हैं बब अल मंडेब। बब अल मंडेब जलसंधि को, किसको? जलसंधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए मित्र कि ऐसी कौन सी जल संधि है जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो बब अल मंडेब जल संधि। बब अल मंडेब जल संधि किन दो जलाशयों के मध्य स्थित है? तो बता सकते हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी। ये जो तीन भौगोलिक कंडीशन हैं, ये जो तीन भौगोलिक कंडीशन हैं जो एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अनुरोध है इतना समझ में आपके आ चुका होगा, अनुरोध है इतना आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिएगा, इधर आप देखेंगे यूरोप है। क्या है मित्र? यूरोप है। इसके पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, इधर देखेंगे आप, क्या है? यूरोप है। यूरोप कॉन्टिनेंटल है। अब देखिए, एशिया और यूरोप किन किन भौगोलिक कंडीशन द्वारा अलग होता है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो कंडीशन है, ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसके साथ साथ एक ये नदी भी है, इसे यूराल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूराल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? यूराल नदी कहते हैं, जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर बहती है, जो अलग करती है भौगोलिक रूप से। ये आपको मिलेगा, ये काकेकस पर्वत है, काकेकस पर्वत।
क्या है? काकेकस पर्वत है। इसके बाद एक कंडीशन आपको ये रेड में जो दिखाई दे रही है, इसे कैस्पियन सागर कहते हैं। कैस्पियन सागर कहते हैं। आपको बताना है कैस्पियन सागर की क्या विशेषता है। आपको यह बताना है कैस्पियन सागर की अपनी क्या विशेषता है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। यद्यपि मैं इसके बारे में बहुत बारीकी से बताऊंगा, आप चिंता न करें, लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना है कैस्पियन सागर की अपनी क्या विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद ये काला सागर है। क्या है? काला सागर है। तो देखिएगा, फिर एक बार मैं क्विक रिवीजन के साथ बताता हूं आपको कि एशिया अन्य कॉन्टिनेंटल से, अन्य महाद्वीप से किस किन भौगोलिक कंडीशन द्वारा अलग होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेरिंग जल संधि की तरफ। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। क्लियर? एशिया और उत्तरी अमेरिका का भाग है अलास्का। जिस तरीके से आपको ये अलास्का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आपको दिखाया है, इससे अलग करती है बेरिंग जल संधि। उसके इधर साइड प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। इधर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप मित्र, अफ्रीका महाद्वीप जो अलग होता है वह लाल सागर, अदन की खाड़ी और बब अल मंडेब जल संधि द्वारा अलग होता है। अनुरोध है, यह समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग यूरोप किसके द्वारा अलग, किस तरह कंडीशन द्वारा अलग होता है। तो एशिया से यूरोप किस भौगोलिक कंडीशन द्वारा डिफरेंस होता है, अलग होता है। तो सबसे पहले यूरल पर्वत। यूरल पर्वत है वह यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, काफी लंबी पर्वत श्रृंखला है जो इन दोनों को अलग करती है। इसी के पास से होकर के एक नदी निकली है, इसे यूराल नदी कहते हैं। इसके बाद कैस्पियन सागर है, काकेकस, उसके बाद काकेकस पर्वत है, काकेकस पर्वत भी इसके बॉर्डर पर है दोनों के, और ब्लैक सी काला सागर है। इसके द्वारा यह अलग किया जाता है भौगोलिक कंडीशन द्वारा। ये दोनों यूरोप और एशिया अलग होते हैं। अनुरोध है, इतना समझ में आपके आ गया होगा और आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आगे और बताता हूं। हाँ, अनुरोध है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, कुछ भौगोलिक कंडीशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बताऊंगा मित्र। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी नदियां, पर्वत सब कुछ बताऊंगा। कहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी पर्वत हैं, वो आपको सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता न करें। एक क्वेश्चन मित्र पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं, एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार से, जो किसी भी प्रकार से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा समुद्र से या किसी जलाशय से नहीं बनाते हैं, किसी जलाशय से नहीं बनाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है असंख्य परीक्षा में कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सा देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, या ऐसा कौन सा देश है एशिया महाद्वीप का जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। उसमें से 3 आपके स्थल अवरुद्ध देश दे दिए जाएंगे और एक आपका कोई वैसा देश दे दिया जाएगा जो स्थल अवरुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिएगा एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश, तो सबसे पहले हम देखते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मंगोलिया,
देखिए, काफी है, बताऊंगा। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो स्थल अवरुद्ध की श्रेणी में सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। कजाकिस्तान है वह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश है, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। दूसरे नंबर पर आपका मंगोलिया आता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? मंगोलिया आता है। उसके बाद नेपाल, अपना पड़ोसी, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आप नोट करते जाएं मेरे साथ इस तरीके से। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये एशिया महाद्वीप के देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। उसके बाद देखिए तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नोट करते जाइए। अफगानिस्तान, लाओस, लाओस। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था मित्र, लाओस किस महाद्वीप में स्थित है? तो लाओस है वह एशिया महाद्वीप में है। किस में है? एशिया महाद्वीप में है। तो इस तरीके से देखिए, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाओस, यह जो देश हैं, यह जो देश हैं वो स्थल अवरुद्ध देश हैं। कैसे मित्र? स्थल अवरुद्ध देश हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे जाते हैं। तो आज के बाद आप बहुत अच्छी तरह कर ले जाएंगे। सबसे पहले कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। दूसरा, अगर कजाकिस्तान का स्थान उसमें नहीं आता है तो दूसरे नंबर पर मंगोलिया दिया जाएगा, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया राजधानी कौन सी है? उलान बटोर है। मंगोलिया एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। उसके बाद नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और लाओस। 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे तो आप बहुत आराम से इसको याद कर ले जाएंगे, बहुत आराम से इसको याद कर ले जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अब मैं एशिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। एशिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणी है, एशिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप नोट करते जाएं। हम्म तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं हिमालय की तरफ। ये अपना कौन सा है? हिमालय है। कौन सा है मित्र? हिमालय है। हिमालय की तरफ चलते हैं। ये हमारा कौन सा है? हिमालय है। डिफरेंस कलर से बनाता हूं मित्र। ये अपना हिमालय पर्वत श्रेणी है। सही से बन जाए। ये अपनी हिमालय पर्वत श्रेणी है।
कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। और यह नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। कैसा है मित्र? हिमालय नवीन वलित पर्वत है। इसके साथ आप देखेंगे यहां पर एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से, ये अराकामयोमा पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? अराकामयोमा पर्वत श्रेणी। अराकामयोमा पर्वत श्रेणी जो म्यांमार में पड़ती है। कौन सी? कहां पड़ती है? म्यांमार में। ये अराकामयोमा है। अराकामयोमा कौन सी पर्वत श्रेणी है? अराकामयोमा पर्वत श्रेणी है। कौन सी? अराकामयोमा पर्वत श्रेणी है। उसके बाद यहां देखते हैं मित्र, ये चीन है इस तरीके से। ये अल्ताई 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 पर्वत श्रेणी है। कहां? कौन सी है? अल्ताई पर्वत श्रेणी है और चीन में है। कहां पर है? चीन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अल्ताई पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो बता सकते हैं चीन में है। अराकामयोमा पर्वत श्रेणी कहां पर है? तो म्यांमार में है। कहां पर? म्यांमार में है। आपको म्यांमार की राजधानी बतानी है। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? अल्ताई पर्वत श्रेणी कहां पर है? चीन में है। कहां पर है मित्र? चीन में है। उसके बाद यहां पर यह भी एक जो पर्वत श्रेणी है, इसे कुनलुन कहते हैं। कुनलुन और यह भी चीन में है। कहां पर है मित्र? चीन में है। तो अल्ताई पर्वत श्रेणी और कुनलुन पर्वत श्रेणी, ये दोनों कहां पर है? चीन में है। आप इसी तरीके से बनाते जाइए। अगर पूछा जाता है कुनलुन पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो बता सकते हैं चीन में। अल्ताई पर्वत श्रेणी कहां पर है? चीन में। अराकामयोमा पर्वत श्रेणी कहां पर है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत श्रेणी कहां पर है? तो आप बता सकते हैं भारत और नेपाल में। विश्व की यह हिमालय पर्वत श्रेणी है, वह तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 8,848 है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किसको? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,800 समुद्र तल से 8,848 मीटर है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए एक पर्वत श्रेणी यहां पर भी है इस तरीके से। इसका नाम है टिप्सान। टिप्सान पर्वत श्रेणी है, यह भी चीन में है। कहां पर है मित्र? चीन में है। तो देखिए चीन में कौन कौन सी हैं? एक तो टिप्सान हो गई। टिप्सान पर्वत श्रेणी कहां पर है? चीन में है। कहां से है? कहां पर है? चीन में है। टिप्सान पर्वत श्रेणी कहां पर है? चीन में है। उसके बाद कुनलुन है, उसके बाद अल्ताई। तीन आप याद रखेंगे। सबसे पहले टिप्सान, कुनलुन और अल्ताई पर्वत श्रेणी, ये तीनों कहां पर है? चीन में है। कहां पर है मित्र? चीन में है। और तीनों पूछी जाती हैं। तीनों पूछी जाती हैं ये। उसके बाद इधर आ जाइए आप। ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। कौन सी मित्र? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी।
हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। यहां पर मित्र एक इस तरीके से गांठ है, इसे पामीर की गांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पामीर की गांठ है ये। यहां से जितनी भी पर्वत, यहां से इसे गांठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से असंख्य मात्रा में चीन की तरफ, भारत की तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ अनेक पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ। यहीं से सारी पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं। इसलिए इसे पामीर की गांठ कहा जाता है। और पामीर की गांठ को विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां पर है? आपके चीन में, चीन के तिब्बत प्रांत में है। कहां पर? चीन के तिब्बत प्रांत में इसे पामीर की गांठ कहते हैं। पामीर की गांठ या विश्व की छत। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की छत किसे कहते हैं, विश्व की छत किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं पामीर की गांठ को, पामीर की गांठ को। और यह कहां पर पड़ती है? चीन के तिब्बत प्रांत में, चीन के तिब्बत प्रांत में। कहां पर मित्र? चीन के तिब्बत प्रांत में यह पड़ती है पामीर की गांठ, जहां से असंख्य मात्रा में पर्वत श्रेणियों का निकास हुआ है। यहीं से निकली हुई है, यहीं से निकली हुई है। इसके बाद मैं आपको इसके अतिरिक्त बताऊंगा, यहां पर एक देश पड़ता है तुर्की। कौन सा? तुर्की। यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं, दो पर्वत श्रेणियां हैं। मैं यहां से यहां का मैप यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा। यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। यहां पर आप परेशान न समझ जाएंगे। इस तरीके से दो पर्वत श्रेणियां हैं। और ये पर्वत श्रेणियां कहां पर है? तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की। तुर्की कहां पर है? तुर्की। तुर्की जो देश है वह जिस तरीके से रूस दो महाद्वीपों में पड़ता है, स्थित है, उसी तरीके से जो तुर्की है वह भी दो महाद्वीपों में है। कहां पर मित्र? दो महाद्वीपों में है। और यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी? दो पर्वत श्रेणियां हैं। पहली इसका जो नाम है उसे पोंटिंग, पोंटिंग पर्वत श्रेणी, पोंटिंग पर्वत श्रेणी है पहली वाली। और दूसरी वाली जो पर्वत श्रेणी है ये वाली, इसे टॉरस कहते हैं, टॉरस पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं मित्र। पहला क्वेश्चन तो आपको ये मिल जाएगा, पोंटिंग पर्वत श्रेणी कहां पर है या टॉरस पर्वत श्रेणी कहां पर है। तो आप बता सकते हैं कि यह दोनों तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की में है। इनके बीच में एक पठार है, इनके बीच में क्या है? एक पठार है मित्र, इस तरीके का। क्या ये पठार है? इसे अलातोनिया का, इसे एनातोनिया का, इसे एनातोनिया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एनातोनिया का पठार कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए एनातोनिया का पठार किस देश में स्थित है। तो आप बता सकते हैं यह तुर्की देश में स्थित है। तुर्की देश को यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है। तुर्की देश को यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है। इस बीमार देश में एनातोनिया का पठार है और पोंटिंग पर्वत श्रेणी और टॉरस पर्वत श्रेणी तुर्की देश में स्थित है, जिसे यूरोप का बीमार देश कहते हैं। इसकी विशेषता मित्र क्या है? इस जो एनातोनिया का जो पठार है, यहां पर क्या है? इजमेर की घाटी है। यह क्षेत्र क्या है? इजमेर की घाटी। यह क्षेत्र क्या है मित्र? इजमेर की घाटी है। इजमेर की घाटी याद रखेंगे, इजमेर की घाटी। क्वेश्चन पूछा जाता है
इजमेर की घाटी कहां पर है? तो तुर्की में है। ये इजमेर की घाटी है, वह अफीम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? अफीम उत्पादन के लिए। यद्यपि सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान में होती है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करने वाला जो देश है वह अफगानिस्तान है, लेकिन तुर्की में जो इजमेर की घाटी है, एनातोलिया के पठार पर स्थित है, वह क्षेत्र भी अफीम की खेती के लिए, किसके लिए? अफीम के लिए जानी जाती है इजमेर घाटी। किसके लिए जानी जाती है? अफीम के लिए जानी जाती है। इजमेर घाटी किसके लिए जानी जाती है मित्र? अफीम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इजमेर घाटी अफीम के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जो तुर्की के एनातोलिया पठार पर स्थित है। इसके बाद देखिए, इतना क्लियर हुआ। यहां से एक क्वेश्चन और मित्र बनता है, आप साथ साथ नोट करते चलें, आप साथ साथ नोट करते चलें मित्र। जो पोंटिंग पर्वत श्रेणी है, यहां से दो नदियां निकली हुई हैं, इस तरीके से, इस तरीके से दो नदियां निकली हुई हैं, इस तरीके से। इस तरीके से दो नदियां निकली हुई हैं। इसका नाम दजला नदी है, दजला नदी, और इसका नाम फरात नदी है, इसका नाम फरात नदी है। ध्यान दीजिए मित्र, इस नदी का नाम दजला नदी है, इस तरीके से पोंटिंग पर्वत श्रेणी से निकली हुई है, और दूसरी का नाम है फरात नदी। दजला और फरात नदियां विश्व प्रसिद्ध हैं। दजला और फरात नदियां विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां इन दोनों नदियों के दोआब क्षेत्र में, इन दोनों नदियों के दोआब क्षेत्र में, इसमें एक सभ्यता का विकास हुआ था, एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो इराक में है। कहां पर? इराक में है। कहां पर है मित्र? इराक में है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, फिर एक बार समझिए मित्र। जो पोंटिंग पर्वत श्रेणी है, जो तुर्की में है, यहां से दो नदियां निकली है, दजला और फरात। दजला और फरात, ये दो नदियां हैं जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। इनके बीच में इराक देश में, इराक देश में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। किसका? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था, और यह सभ्यता जी थी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जो दो नदियों दजला और फरात नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद देखिए, मैंने तुर्की बताया, तुर्की में एक शहर पड़ता है यहां पर, ये एक शहर है। ध्यान दीजिए मित्र, इस शहर का नाम इस्तांबुल है। इस्तांबुल, कौन सा? इस्तांबुल। यह तुर्की का एक शहर है, इस्तांबुल। कौन सा? इस्तांबुल। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप नोट करते जाएं। एनातोलिया के पठार पर तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। इसकी विशेषता क्या है इस्तांबुल की? इस्तांबुल की विशेषता मित्र यह है कि यह जो शहर है इस्तांबुल, वह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। यह ऐसा देश है, ऐसा शहर है टर्की का, तुर्की का, जो एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? आप लिख सकते हैं कि इस्तांबुल है, इस्तांबुल एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में स्थित है। मैं यहां नोट कर देता हूं, इस्तांबुल शहर, ये टर्की का है या तुर्की का है, बात एक ही है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में है।
किसमें है? दोनों महाद्वीप में स्थित है। यद्यपि टर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा है। टर्की की राजधानी क्या है मित्र? अंकारा है। अनुरोध है, इतना समझ में आपके आ चुका होगा। अनुरोध है, इतना आपके समझ में आ चुका होगा कि टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। अनुरोध है आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें या नोट कर लें, या नोट कर लें मित्र। अब देखिए, ये मैंने आपको बताए जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणियां। अब मैं आपको बताऊंगा एशिया महाद्वीप की नदियां। एशिया महाद्वीप की जो प्रसिद्ध नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? नदियां बताऊंगा मित्र। जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है, एशिया महाद्वीप की कौन कौन सी नदियां हैं जो पूछी जाती हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप मेरे साथ नोट करते चलें। मैं फिर भी कह रहा हूं मित्र दावे के साथ, अगर आप ठीक तरीके से नोट करते जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। आप बस मेरे साथ नोट करते जाएं। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था पामीरी गांठ या तिब्बत का पठार चीन में है। ये क्या है? तिब्बत का पठार। पठार ये क्या है? तिब्बत का पठार चीन में है। इसी के पास पामीर की गांठ है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। देखिएगा, यहां से एक नदी निकली हुई है। सबसे पहले यहां से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से आकर के, इस तरीके से, और एक नदी इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। ये जो नदी निकली हुई है इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली हुई है, तो तिब्बत के पठार से। कहां से? तिब्बत के पठार से। दूसरी एक गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। इतना तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद यहां से एक नदी इस तरीके से निकली हुई है। इस नदी को हांगपो नदी कहते हैं। हांगपो नदी कहते हैं, समझिए मित्र। और यह चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन में बहती है। कहां बहती है? चीन में। हांगपो नदी चीन में बहती है। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीली नदी किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं पीली नदी हांगपो नदी को कहा जाता है। इस हांगपो नदी को पीली नदी कहा जाता है। के साथ साथ इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। हांगपो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। मैं नोट कर देता हूं इसकी विशेषताओं को। हांगपो नदी, हांगपो नदी की विशेषता मित्र क्या है? इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी भी कहा जाता है। और इसे चीन का शोक, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगपो नदी को कहा जाता है।
इसी सब हांगपो नदी के किनारे पर ही, हांगपो नदी के किनारे पर ही चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। किसका? चीन की सभ्यता का विकास हुआ था। इसे इसलिए इसे चीन की सभ्यता नदी भी कहा जाता है। नदी भी कहा जाता है, चीन की सभ्यता नदी भी कहा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। हाँ, यहां पर मैं आपको मित्र एक पॉइंट बताना भूल गया था, आप इसे नोट कर लें कि जो एशिया की जो नदियां हैं, जो एशिया की नदियां हैं, हाँ, जो एशिया की नदियां हैं, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया की जो नदियां हैं, इन्हें सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। इन सब नदियों को क्या कहा जाता है? और, और इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का, किसका? सभी धर्मों का, सभी धर्मों का आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों का आर्द्र भूमि कहा जाता है। मतलब क्यों कहा जाता है वो मैं बताता हूं। क्योंकि इस एशिया महाद्वीप पर ही, एशिया महाद्वीप में ही विश्व के जितने भी धर्म हैं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन सभी का विकास एशिया महाद्वीप में हुआ है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जैद्रथ धर्म हो या ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म हैं उन सब का उदय आपका एशिया महाद्वीप में हुआ है। इसलिए एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी धर्मों की आर्द्र भूमि कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की जो नदियां हैं उन्हें विश्व सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन सी नदियां बता दी मैंने। ब्रह्मपुत्र नदी बता दी, गंगा नदी बता दी और हांगपो नदी बता दी। अब इसके बाद एक नदी है इस तरीके से, पामीर के पठार से निकली हुई है, इस तरीके से, इस तरीके से। इसे यांगटीसी क्यांग कहते हैं। यांग टी सी क्यांग नदी कहते हैं। यांगटीसी क्यांग नदी जो तिब्बत के पठार से बहते हुए इधर प्रशांत महासागर में आकर गिर जाती है, जो चीन सागर है उसमें आकर गिर जाती है। यांगटीसी क्यांग, यांगटीसी क्यांग नदी की विशेषता मित्र क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह एशिया महाद्वीप की, यांगटीसी क्यांग एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे बड़ी लंबी नदी है एशिया महाद्वीप की। किसकी? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी क्यांग है। कौन सी है? यांगटीसी क्यांग है, जो चीन में बहती है, तिब्बत के पठार से निकल करके चीन सागर में आकर के गिर जाती है, चीन सागर में आकर के गिर जाती है। इतना मित्र आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप यहां देखेंगे इस तरीके से एक नदी है, इसे सिंधु नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु नदी।
क्या कहा जाता है? सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, भारत से निकलकर, भारत के कुछ भाग से निकल करके तिब्बत के पठार से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान जो देश है, पाकिस्तान जो देश है उसमें होकर प्रभावित होती है, और इसी नदी से पाकिस्तान में नहरें निकाली गई हैं, अधिकांश नहरें निकाली गई हैं इसी नदी से। इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान पूरी तरीके से एक मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए उसमें अधिकांश सिंधु नदी में से ही नदी वो नहरें निकाली गई हैं। इसलिए पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का नगर कहा जाता है, शहर कहा, देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। उसके बाद यहां से एक नदी नदी निकली हुई है इस तरीके से, इस तरीके से। इस नदी को मेकांक गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकांक गंगा कहते हैं। यह भी तिब्बत के पठार से निकली हुई है, मेकांक गंगा कहते हैं। आपको यह बताना है एटलस में से देख करके मेकांक गंगा किन किन देशों में होकर के प्रवाहित होती है, कितने देशों में होकर प्रवाहित होती है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। मेकांक गंगा नदी एक की विशेषता यह है मित्र कि यह नदी दक्षिणी एशिया की, दक्षिणी एशिया की, किसकी? दक्षिणी एशिया की एशिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। जबकि सबसे लंबी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी यांगटीसी क्यांग है। लेकिन दक्षिण एशिया की, किसकी? दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी है। आपको यह बताना है ये कितने देशों से होकर गुजरती है। तो तिब्बत के पठार से हुई निकली हुई है। उसके बाद एक नदी और है यहां पर इस तरीके से। यह नदी है, उसे इरावती नदी बोलते हैं, इरावती नदी, इसे इरावती नदी कहती है। क्या कहते हैं? इरावती नदी कहते हैं। और यह म्यांमार में या म्यांमार में बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इरावती नदी, तो बहुत पूछा गया है मित्र, इरावती नदी तो बहुत पूछा गया है कि इरावती नदी किस देश में होकर प्रवाहित होती है? तो म्यांमार में। ये कौन सी नदी है? इरावती नदी है। कौन सी नदी है? इरावती नदी है। उसके बाद यहां से एक नदी और निकली हुई है इस तरीके से, तिब्बत के पठार से ही इस तरीके से। इसको यहां मैं शो कर देता हूं। ये नदी है, ये वाली जो ब्लैक से शो की है मैंने, इसे न्यू स्वालिन नदी कहते हैं। न्यू स्वालिन नदी। क्या कहते हैं? न्यू स्वालिन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू स्वालिन नदी कहते हैं। और इसके बाद एक नदी इस तरीके से बहती है, इसे तामीर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तामीर नदी कहते हैं। तो एक बार इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं, हम वहीं से लेके चलते हैं जिस जहां शुरुआत की थी। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी। एक बात और बताऊंगा, एशिया में जितनी नदियां हैं अधिकांशतः वो मोस्टली तिब्बत के पठार से निकली हुई है। एशिया में जितनी भी नदियां हैं अधिकांशतः वह तिब्बत के पठार से निकली हुई है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी को छोड़ करके, गंगा नदी को छोड़ करके, कुछ नदियों को छोड़ करके। उसके बाद सिंधु नदी है। उसके बाद देखेंगे आप न्यू स्वालिन नदी, न्यू स्वालिन नदी, इरावती नदी, मेकांक गंगा, यांगटीसी क्यांग नदी और हांगपो नदी। ये सारी जो नदियां हैं वह आपकी एशिया महाद्वीप की नदियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं।
अतः आप इनको ठीक से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे या मेरे सेशन को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे, बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी। तो मैंने नदियों के बारे में बताया। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको एक और बताना चाहूंगा। अगर दो कंडीशन बनती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है सॉरी, एशिया का सबसे ठंडा स्थान, अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आप बता सकते हैं वर्खोयांश। तो आप बता सकते हैं वर्खोयांश। वर्खोयांश। और यह कहां पड़ता है? यह रूस में पड़ता है। यहां पर वर्खोयांश कहां पड़ता है? रूस में पड़ता है। यह एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। यहां का टेम्परेचर -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? -45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर पूछा जाता है कि एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आप बता सकते हैं वर्खोयांश है। एक बात और, अगर तुमसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो भी आप आंसर यही लगाएंगे, वर्खोयांश। क्या लगाएंगे? वर्खोयांश। अगर पूछा जाता है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, आप सोचते हो पाकिस्तान में गर्म होगा, अफगानिस्तान में गर्म होगा, नहीं, एशिया में सबसे गर्म स्थान, एशिया में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ये पूछा जाता है। दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो है सबसे गर्म स्थान, वो तरत जवी है। तिरत जवी, जवी, तिरत जवी है और ये इजराइल में पड़ता है। किस देश में पड़ता है? इजराइल में। एशिया में सबसे गर्म स्थान वर्खोयांश रूस में पड़ता है, जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। जबकि एशिया में सबसे गर्म स्थान तिरत जवी है। कौन सा है मित्र? तिरत जवी है, जो इजराइल में है। कौन सा है? तिरत जवी है। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरत जवी। विश्व का वह एशिया का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांश। यहाँ का टेम्परेचर -45 रहता है, लेकिन जो तिरत जवी का जो टेम्परेचर है, वह मोस्टली +54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह मित्र आपको क्लियर हुआ। मैंने जो आपको बताया सेशन में, मैंने आपको यही बताया था कि मैं एशिया महाद्वीप की 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट को आप ठीक तरीके से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। और अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैंने जो क्वेश्चन बीच में पूछे उनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।